हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स पॉइंट। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चैप्टर 2 का जैसे आपने नाम सुना होगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ पे आपको मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल सीखने हैं। जैसे आपने 11th क्लास में कुछ प्रिंसिपल सीखे थे अकाउंट्स के, ऐसे ही बिजनेस के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो दो व्यक्ति हैं, एक फ्योल है, हेनरी फ्योल, और एक एफ.डब्ल्यू. टेलर है, जिन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स डेवलप किए हुए हैं। तो वो प्रिंसिपल्स आपको समझने पड़ेंगे। ये चैप्टर मैंने बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे पढ़ाता हूँ मैं इस चैप्टर को, क्योंकि पहले मैं आपको फ्योल के प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा, फिर आपको टेलर के प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा, फिर उनके इंपॉर्टेंस और नेचर पढ़ाऊंगा। बुक्स में सबसे पहले आपको नेचर दिए हुए, नेचर ऑफ प्रिंसिपल, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल। तो वो आपको इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे जब तक आपको प्रिंसिपल्स के बारे में नहीं पता होगा। तो शुरू करते हैं। फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फ्योल ने जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बनाए थे वो 14 प्रिंसिपल्स हैं। उनके नाम है डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट, रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव एंड एस्पिरिट डी कॉपी। 14 प्रिंसिपल्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। एग्जाम में आज तक ऐसा पेपर नहीं आया होगा कि जहाँ पे फ्योल के प्रिंसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन ना आए, चाहे वो क्वेश्चन 1 नंबर का है, चाहे वो क्वेश्चन 3 का है, चाहे वो क्वेश्चन 6 का है, लेकिन एग्जाम में इन 14 प्रिंसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन जरूर बनता है। तो ये इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्योल कुछ ऐसे दिखते थे जिन्होंने ये 14 प्रिंसिपल बनाए थे। तो सबसे पहले हम आज इनके कुछ 5 प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन तक पढ़ लेंगे, बाकी जो कुछ है वो अगली क्लास में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, कि डिवाइड करो अपने काम को। मतलब आपके पास जो भी काम है उस काम को आपको छोटे छोटे टास्क में, छोटे छोटे जॉब्स में उन्हें आपको डिवाइड कर देना है। सारा काम एक को ना करते हुए सारे काम को हम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करते हैं। जैसे आप स्कूल्स में देखते हैं, अपने स्कूल में सारा काम एक व्यक्ति नहीं करता, स्कूल्स में काम को छोटे छोटे भाग में तोड़ा हुआ है। कैसे? प्रिंसिपल्स अपना जॉब करता है, टीचर्स अपना काम करते हैं, जो हाउसकीपिंग स्टाफ है वो अपना काम करता है, चिल्ड्रन अपना काम करते हैं। तो अपने काम को उन्होंने अपने में छोटे छोटे टास्क में तोड़ा हुआ है, तो उसे कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। अगर एक ही आदमी सारे काम को लेकर बैठ जाएगा तो वो उस काम को कभी भी कर नहीं पाएगा। तो पढ़ते हैं। वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क जॉब्स। अ ट्रेन स्पेशलिस्ट हु इज कॉम्पिटेंट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच जॉब। जो उस काम के लिए लायक है वो उस काम को करेगा। दस डिवीजन ऑफ वर्क लीड टू स्पेशलाइजेशन। काम को बांटने से व्यक्ति को उसमें स्पेशलाइजेशन हासिल हो जाते हैं। मतलब एक काम को रिपीटेटिव टाइम पे अगर आप करते रहें तो उस काम में आप स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। जैसे आप देखते हैं स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो बगैर बुक के भी आपको पढ़ा देते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को बहुत लंबे समय से करा होता है। उन्हें बुक्स की भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बगैर बुक खोले भी आपको बता देते हैं। इवन पेज नंबर भी आपको, डाउट भी बता देते हैं किस पेज पे आपका डाउट आने वाला है, क्योंकि वो उस काम में स्पेशलिस्ट हो चुके हैं और छोटे छोटे काम को उन्होंने अपने काम को तोड़ा हुआ है। जैसे आप देखते हैं कि अगर कोई अकाउंट्स का टीचर है तो वो अकाउंट्स के साथ एक सब्जेक्ट और पढ़ा सकता है, हार्डली बिजनेस। या ये नहीं है कि वही टीचर अकाउंट्स पढ़ा रहा है, वही हिंदी पढ़ा रहा है, वही इंग्लिश पढ़ा रहा है, क्योंकि हर एक काम को छोटे छोटे भाग में तोड़ा हुआ है। टीचर अकाउंट्स का अलग है, इकोनॉमिक्स का अलग है, बिजनेस का अलग है, तो उस हिसाब से हम काम को तोड़ देते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्योल, द इंटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज टू प्रोड्यूस मोर। डिवीजन ऑफ वर्क का जो पीछे मकसद है, जो कारण है, वो इसलिए है जिससे हम काम को बेहतर कर सके एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट। उसी सेम एफर्ट के लिए हम बेहतर काम कर सके। स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज ह्यूमन एफर्ट। और स्पेशलाइजेशन एक सबसे बेहतर वे है ह्यूमन एफर्ट को यूज करने का। यू कैन ऑब्जर्व दैट प्रिंसिपल एट वर्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। आप प्रिंसिपल्स आप कहीं पे भी देख सकते हो, चाहे आप हॉस्पिटल में जाओ, चाहे आप स्कूल में जाओ, चाहे आप बैंक में जाओ, आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, वहाँ पे आपको डिवीजन ऑफ वर्क मिलता है। मतलब सारा काम एक नहीं करता, अलग अलग काम को बांट के करते हैं। अगर आप कभी बैंक गए तो बैंक में देखते हैं कैशियर अलग है जो पैसे जमा करता है, जो पैसे देने वाला है वो अलग है, जो लोन सेक्शन है वो अलग है, जो पासबुक में एंट्री करता है वो अलग है, आपका जो बैंक का मैनेजर है उसका काम अलग है। तो हर एक काम को हमने छोटे छोटे भाग में तोड़ा हुआ है। ठीक, आप एक एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं आपको समझा सकता हूँ। जैसे ये है पर्सन, एक मिस्टर ए है, इसके नीचे जो रेड है वो मिस्टर ए है, इसके नीचे 3 आदमी काम करते हैं, बी, सी और डी। अब बी के नीचे फिर 3 आदमी काम करते हैं, 1 2 3।
ऐसे ही सी के नीचे काम करते हैं, ऐसे डी के नीचे काम करते हैं। सपोज करते हैं मिस्टर ए के पास जो काम है वो 50 फाइलें हैं उसके पास जो उसे काम को करना है। अब उसे लगता है कि उन 50 फाइलों में से 20 फाइलें तो ऐसी हैं जहाँ पे उसे स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, मतलब उन फाइलों में उसे ही वर्क करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, उस 20 फाइलों को तो अपने पास रख लेगा और बाकी 30 फाइल जो बची उसमें 10-10-10 के रेशियो में डिवाइड कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि सारा काम वो खुद नहीं कर सकता, इसलिए उसने स्टाफ रखा हुआ है। अब जो नीचे ये 1 2 ABC हैं, ये ब्लू वाले, ये क्या करेंगे, जब इनके पास 10-10 फाइलें आ जाएंगी, उन 10-10 फाइलों में से अगर सपोज करो एक बी को लगता है कि उसे 4 फाइलों पे उसे काम करना पड़ेगा और बाकी 6 फाइलों में रूटीन काम है, तो वो उन 6 फाइलों को नीचे जो 1 2 3 है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इससे क्या होगा, हर एक आदमी के पास काम भी होगा, काम टाइम से भी हो जाएगा और काम में बेटर एफिशिएंसी आएगी। नहीं तो अगर सारा काम जो मिस्टर ए है, जो रेड वाला पर्सन है, अगर वो सारी 50 फाइलें खुद ही लेके बैठ जाएगा तो काम कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। समझ में आती है बच्चों बात? तो इसलिए कहते हैं काम को छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर देते हैं, उसे कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। फ्योल कहता था जब भी कोई काम हो तो उस काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देना चाहिए, स्मॉल टास्क में तोड़ना चाहिए और उस काम को करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इस चैप्टर के ऊपर मोस्टली एग्जाम में केस स्टडी भी केस स्टडी ही आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयर आता है। नेक्स्ट देखते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं authority is the right to give ordinance and obtain obedience, and responsibility is the corollary result of authority. There should be a balance between authority and responsibility. मतलब अथॉरिटी का मतलब है आपके पास ऑर्डर देने की पावर है, और एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जो आपने किसी को ऑर्डर दिया है तो उसे उस काम को पूरा करना पड़ेगा। जैसे आप पढ़ने जाते हो स्कूल में तो टीचर के पास ये अथॉरिटी है कि वो आपको ऑर्डर दे सकता है, आपको होमवर्क दे सकता है, और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस काम को करे। तो अथॉरिटी इज अ राइट, अथॉरिटी एक राइट है जो आपको पावर देती है कि आप दूसरे व्यक्ति को जो आपके नीचे है, आपके जूनियर, आप उसे ऑर्डर दे सकते हैं और उससे ऑब्टेन कर सकते हैं ओबीडियंस, मतलब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस काम को करेगा क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान रखना हमेशा अगर आपके पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उन चीजों के अंदर बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक व्यक्ति के पास अथॉरिटी तो है काम करने की लेकिन उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो भी मैच नहीं होगा, और उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है लेकिन अथॉरिटी नहीं है तो भी काम नहीं हो पाएगा। इस बात को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। एग्जाम में कभी कभार एग्जाम्पल एज इट इज कॉपी कर देता है केस स्टडी के रूप में और फिर आपसे पूछता है बताओ कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। सपोज करें एक सेल्स मैनेजर है, हैज टू नेगोशिएट अ डील विद अ बायर। एक सेल मैनेजर को हमने कुछ पावर दे रखी है, उसे नेगोशिएट करनी है अपने बायर के साथ कोई डील। शी फाइंड दैट इफ शी कैन ऑफर अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 60 days, शी इज लाइकली टू क्रीच द डील विद द सपोज टू फेच द कंपनी नेट मार्जिन ऑफ से 50 करोड़। अगर उस लड़की ने या उस व्यक्ति ने वो डील अपने बायर के साथ कर ली है तो उसे उस डील से 50 करोड़ रुपए का कंपनी को नेट मार्जिन का फायदा होगा। ठीक, लेकिन उस डील को करने के लिए उसे उस व्यक्ति को 60 दिन का उधार देना पड़ेगा। मतलब जो सेल मैनेजर है, जो सेल पर्सन है, उसे अपने दूसरे बायर के साथ कोई डील करनी है और उस डील को करने के लिए उसे 60 दिन का उधार देना पड़ेगा। ठीक, नाउ द कंपनी गिव पावर टू द मैनेजर टू ऑफर अ क्रेडिट पीरियड ऑफ ओनली 40 days। लेकिन कंपनी ने सेल मैनेजर को पावर दे रखी है कि आप सिर्फ 40 डेज का उधार दे सकते हो। ठीक, this shows that there is an imbalance in authority and responsibility। इस चीज से पता लगता है, इस चीज से कि यहाँ पे imbalance है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आपने सेल मैनेजर को अथॉरिटी तो सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा दे रखी है कि काम की जिम्मेदारी तो बहुत ज्यादा दे रखी है, लेकिन उसे उस काम को करने के लिए जो पावर देनी चाहिए वो बहुत थोड़ी सी दे रखी है, तो वो काम कभी कर ही नहीं पाएगा। अब अगर उसे वो डील को क्रैक करना है तो 60 डेज का उधार देना पड़ेगा उस पर्सन को, लेकिन उसके पास पावर सिर्फ 40 डेज की है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी पावर को यहाँ पे रिवाइज करना पड़ेगा। जो उसके पास 40 डेज का क्रेडिट पीरियड अलाउड करने की पावर है उसे हमें 40 से 60 करना पड़ेगा, तो ही कंपनी को 50 करोड़ का नेट मार्जिन हो सकता है। अब आगे देखते हैं। अभी तो कहते हैं सिमिलरली इन दिस एग्जाम्पल दिस मैनेजर शुड नॉट गिव अ पावर टू ऑफर अ क्रेडिट पीरियड ऑफ से 100 days बिकॉज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। और अगर इसी एग्जाम्पल में मैं कहूं कि मैं सेल मैनेजर को बगैर कुछ कहे उसे पावर 60 दिन की जगह 100 दिन की दे दूं तो वो भी सही नहीं होगा, क्योंकि वहां पे उसके पास पावर तो बहुत ज्यादा होगी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी। वहां पे वो उस काम का अपनी पावर का मिसयूज करेगा। वो क्या करेगा, उस बायर से बात करेगा, कहेगा सर एक काम करो
आपको 60 दिन का उधार चाहिए, मैं आपको 60 दिन की जगह आपको 100 दिन का उधार दे सकता हूँ, 40 दिन एक्स्ट्रा दे सकता हूँ, उसके लिए आप मुझे क्या बेनिफिट दोगे? तो अगर हमें हमेशा काम करवाना है तो काम करवाने के लिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बैलेंस होना जरूरी है। There should have the right to punish a subordinate for willfully not to obey the legitimate order, but only after sufficient opportunity has been given to subordinate for pursuing his her case. और एक और बात ये भी है, एक मैनेजर के पास अपने सबॉर्डिनेट को मतलब अपने जूनियर को पनिश करने की पावर भी होती है, लेकिन पनिशमेंट देने से पहले उसे आपको उसकी सुनवाई का मौका देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी पहले बात सुन लो कि आप उसे पनिश, आप वो किस वजह से अपने काम को पूरा नहीं कर पाया। जैसे आप मूवीज में भी देखते हैं कि अदालत में, पिक्चरों में देखते हैं कि जज पूछता है मुजरिम से ही, आप कुछ कहना चाहते हैं कि आपको अपनी बार कुछ कहना है, क्योंकि वो हो सकता है उसके जो क्राइम किया हो उससे कुछ ऐसे एक्सप्रेशन है जिससे उसका क्राइम जस्टिफाई हो जाए। ये नहीं है कि सिर्फ उसकी बात सुनी, तूने काम नहीं किया, खत्म, बस फांसी दे दो। उससे उसकी पहले बात सुन लो, हो सकता है आपका डिसीजन चेंज हो जाए उसकी बात सुनने से। तो हर एक आदमी के पास एक क्या कहते हैं उसे, कुछ मतलब उसे एक टर्म है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहते हैं उसे, कुछ ऐसी कुछ टर्म है। मतलब सुनवाई का मौका हर एक आदमी के पास होता है कि अगर आपको सजा दी जा रही है तो पहले आपकी बात भी सुनी जाए। हो सकता है आपकी बात सुन के हमारा डिसीजन चेंज हो जाए, तो ये बात है। तो इस बात को मैं एक और एग्जाम्पल समझा देता हूँ। सपोज करो आप स्कूल में जाते हो और स्कूल में किसी बच्चे को स्टाफ रूम में एंट्री की पावर नहीं होती भाई, कि स्टाफ रूम तो टीचर्स के लिए होता है, लेकिन एक टीचर ने आपको कहा कि बच्चे जाओ मेरी डेस्क के ऊपर वहां पे कोई नोटबुक रखे हैं वो आप ले आओ। तो टीचर ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि जाओ बच्चे स्टाफ रूम में जाओ और वहां से वो आपको नोटबुक लेके आनी है, लेकिन टीचर ने आपको साथ साथ पावर भी दी है कि अगर कोई टीचर पूछे तो मेरा नाम ले देना कि हाँ आपको अलाउड है। लेकिन वो एक उस पर्टिकुलर काम के लिए, ये नहीं कि आपने वो काम किया और आपको परमिशन मिल गई, जब भी आप मन करे आप स्टाफ रूम में ऐसे चले जाओ, नहीं, काम दिया गया, नोटबुक लेके आने, साथ साथ पावर भी दी गई कि हाँ आप स्टाफ रूम में एंटर कर सकते हो, कोई टीचर पूछे तो आप मेरा नाम ले सकते हैं कि हाँ आपको पावर दी गई है। अगर आपको कुछ रास्ते में रोकता है तो आप कह देना कि सर मैम ने भेजा है और वो काम आप कर सकते हैं। तो जिससे आपको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस हो। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंड द बैलेंस, जैसे आप देखते हो जब आप कोई सामान भी लेने जाते हो दुकान पे तो तराजू नहीं होता जहाँ पे एक तरफ वेट रखा होता है और एक जहाँ सामान रखा होता है, तो जितना वेट होता है सामान भी उतना ही होना चाहिए, तो आप उसे बैलेंस करके आप सामान लेते हो, दुकानदार भी बैलेंस करके देता है, तो उसे कहते हैं अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस होना। नेक्स्ट कहते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट विच आर नेसेसरी फॉर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन दर्शाता है ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। स्कूल में जैसे आप देखते हो कि हर एक बच्चे को एक प्रॉपर ड्रेस में जाना पड़ता है, एक प्रॉपर टाइम पे जाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर वो बच्चे स्कूल में प्रॉपर ड्रेस पहन रहे हैं, प्रॉपर टाइम पे जा रहे हैं, सब कुछ जो भी रूल्स रेगुलेशन आपके स्कूल के वो फॉलो कर रहे हैं, तो उस बात से पता रहता है कि हाँ स्कूल में एक डिसिप्लिन है, कि मतलब जो भी स्कूल के रूल रेगुलेशन है वो फॉलो किए जा रहे हैं। डिसिप्लिन आपके रूल्स रेगुलेशन को ओबीडियंस को दर्शाता है। अगर कहीं पे डिसिप्लिन नहीं है तो वहां पे जो रूल रेगुलेशन है वो कभी फुलफिल नहीं हो पाएंगे, ठीक। तो डिसिप्लिन होना हर एक जगह, काम के होने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके इस घर में भी आप देखते हो आपके पापा या मम्मी आपके ऊपर डिसिप्लिन रखते हैं कि भाई टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, टाइम से खाना है, जिससे आप एक डिसिप्लिन लाइफ जी सके, ठीक। कहते हैं अकॉर्डिंग टू फ्योल डिसिप्लिन रिक्वायर्ड गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एंड जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। लेकिन फ्योल का ये भी मानना है कि डिसिप्लिन होने के लिए अच्छे सुपीरियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनका क्लियर और फेयर एग्रीमेंट हो, जुडिशियल एप्लीकेशन और पेनल्टीज भी हो। देखो मैं कहता हूं कि हम सबके घर में डिसिप्लिन है, क्यों है? क्योंकि हमारे मम्मी पापा भी उस काम को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें मम्मी पापा तो कह रहे हैं कि टाइम से उठो, टाइम से जागो, टाइम से खाओ, और उससे मम्मी पापा को फॉलो नहीं कर रहे, वो भी उस चीज को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर वो फॉलो करे तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। उस सीनियर की बात जूनियर तभी मानता है जब सीनियर भी उस काम को फॉलो करता है। जैसे आप स्कूल में देखते हैं कि ड्रेस सभी के लिए लागू है, ठीक। जो आपके स्कूल में टीचर्स आते हैं वो भी एक फॉर्मल ड्रेस में आते हैं, फॉर्मल ड्रेस में आते हैं और अब सब काम को प्रॉपर वे से करते हैं, तो वो एक जरूरी है। क्योंकि अगर आपके सीनियर ही उस काम को फॉलो नहीं करें तो जूनियर कल को ये कह देगा कि सर वो तो कर नहीं रहा और हम क्यों करें उस काम को। तो डिसिप्लिन होने के लिए गुड सुपीरियर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
ये भी एग्जाम्पल अच्छा है और एग्जाम में इसके ऊपर एज इट इज आ जाता है। सपोज मैनेजमेंट एंड लेबर यूनियन हैव एंटर्ड टू एग्रीमेंट whereby worker have agreed to put an extra hour without any additional payment to revive the company after loss. In return, the management has promised to increase wages of the worker when the mission is accomplished. बुक का एग्जाम्पल है बच्चे, सारे बुक में एग्जाम्पल बुक के रखता हूँ मैं, अपने पास से कोई भी एग्जाम्पल नहीं बनाना पड़ता। ये सारे एग्जाम्पल आपको एज इट इज लैंग्वेज ऑफ एनसीईआरटी की है, सिर्फ मैंने क्या किया हुआ है एनसीईआरटी से कॉपी की हुआ है, मैंने उसमें कुछ नहीं किया हुआ, मैं सिर्फ एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझा रहा हूँ आपको, और एनसीईआरटी से अच्छी बुक कहीं और है भी नहीं। सपोज करते हैं कि एक मैनेजमेंट और लेबर यूनियन के बीच में एक एंटर हुआ, एग्रीमेंट के अंदर आए वो दोनों, क्योंकि कंपनी आपकी काफी साल से लॉस में चल रही है, तो अगर कंपनी हम बंद कर देंगे तो भाई काफी सारे वर्कर हैं वो आपको उन्हें काम नहीं मिलेगा, उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, उन्हें पैसे नहीं मिल पाएंगे। तो कंपनी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप हमारे लिए एडिशनल एक्स्ट्रा वर्क काम करो, हमारे लिए एक्स्ट्रा टाइम काम करो, तो जिससे हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कंपनी जो लॉस है वो लॉस को कवर कर पाएगी, लेकिन उस एक्स्ट्रा आर के लिए हम आपको पेमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक। लेकिन कंपनी रिटर्न में ये भी कहा वर्कर को कि जब हमारी कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ जाएगी तो हम एक काम करेंगे, जो हम आपको इस टाइम पे कर रहे हैं उस वेज रेट को हम आपका बढ़ा देंगे। सपोज करो इस वक्त हम आपको एक दिन के 400 रुपए देते हैं, तो जब हमारी कंपनी लॉस से प्रॉफिट में रही तो हम 400 या 500 रुपए कर देंगे। तो हेयर डिसिप्लिन व्हेन अप्लाइज वुड मींस दैट द वर्कर एंड मैनेजमेंट बोथ ऑनर देयर कमिटमेंट। तो यहाँ पे डिसिप्लिन क्या आता है कि मैनेजमेंट और वर्कर दोनों ही अपने कमिटमेंट को फुलफिल करें, मतलब दोनों ही कमिटमेंट सलमान खान बन जाए, एक बार कमिटमेंट करते तो बात तो कभी पीछे नहीं हटते। तो डिसिप्लिन का मतलब है वर्कर और मैनेजमेंट दोनों अपनी बात का ऑनर करें, अपनी बात का मान रखें, कमिटमेंट को अपना फुलफिल करें विदाउट एनी प्रेजुडिस टुवर्ड्स द अनदर, एक दूसरे के साथ कोई भी खटपट ना हो काम को होने के बाद। कल को मैनेजमेंट ये ना कहने लगे जब प्रॉफिट में आए कि नहीं हम तो आपके वेज रेट नहीं बढ़ा रहे, 400 पे काम करे थे 400 भी काम करो, या कल को वर्कर भी ऐसा ना कहने लगे कि सर एडिशनल पेमेंट तो बढ़ाओ और क्या कहते हैं एडिशनल पेमेंट तो बढ़ाओ और साथ साथ जो हमने पहले एक्स्ट्रा काम किया है उसका भी हमें पैसा दो, ठीक। तो यहाँ पे दोनों काम होने चाहिए, वर्कर भी अपने कमिटमेंट को फुलफिल करे और मैनेजमेंट भी अपने कमिटमेंट को फुलफिल करे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे ही इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट बार बार बोलना है, सारे इंपॉर्टेंट है। तो इसे डायग्राम में समझते हैं। सबसे पहले एक राइट अप्रोच है, एक रॉन्ग अप्रोच है। यूनिटी ऑफ कमांड से अब इतनी सी बात कहती है कि कभी भी एक सबऑर्डिनेट को ड्यूअल जगह से आदेश ना मिले, ड्यूअल सबऑर्डिनेट को रिमूव करना यूनिटी ऑफ कमांड का मकसद है। जैसे आपके घर में सपोज करो आपको पिकनिक पे जाना है, आपने पापा से पूछा कि पापा पिकनिक पे जाना है, चले जाएं? पापा ने कहा चले जाओ। मम्मी ने कहा नहीं पिकनिक पे नहीं जाना, मैंने मना कर दिया। तो अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मम्मी की बात माननी है पापा की बात माननी है, क्योंकि दोनों ही आपसे बड़े हैं, ठीक। तो अगर आपको एक काम के लिए दो जगह से ऑर्डर आ रहे हैं तो आप हमेशा कंफ्यूज हो, कहते हैं पापा ने तो कह दिया मम्मी मना कर रही है, तो किसकी बात माननी है, ठीक। तो राइट अप्रोच क्या होती है, यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि अगर एक आप सबऑर्डिनेट हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो उसे सिर्फ एक ही बॉस से इंस्ट्रक्शन मिले। अगर उसे 2-3 बॉस से उसी काम के लिए इंस्ट्रक्शन मिलेंगे तो हमेशा कंफ्यूज है, वो कहेगा सर इसकी माननी है इसकी माननी है। जैसे आप हमारी आर्मी में देखते हैं तो एक जो जवान होता है उसे जब फायर का आदेश आता है, जब उसे कहा जाता है कि आपको आगे जाकर लड़ना है और आपको गोलियां चलानी है, तो उसे सिर्फ एक ही जगह से ऑर्डर आता है, उन्होंने कहा जी गोली चलानी है तो गोली चलानी है। ये नहीं कि एक आदमी ऐसे कि गोली चलाओ, दूसरा कह नहीं गोली नहीं चलानी है, वो कहेगा सर आपकी माननी है, आप वो तो कह रहे हैं गोली चलाओ, आप कह रहे हो गोली नहीं चलानी है, तो सर मैं किसकी मानूं, तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो कंफ्यूजन ना आए तो इसलिए सबऑर्डिनेट को हमेशा एक ही सुपीरियर से इंस्ट्रक्शन आनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा मैं कि एक सुपीरियर सिर्फ एक ही आदमी को इंस्ट्रक्शन देगा, एक सुपीरियर 1 लाख लोगों को इंस्ट्रक्शन दे सकता है, लेकिन उन्हीं 1 लाख व्यक्ति को किसी दूसरे सुपीरियर से इंस्ट्रक्शन ना मिले। यही ये दोनों डायग्राम दर्शा रहे हैं। जैसे ये रेड वाला पर्सन जो राइट अप्रोच है, ये इन 3 व्यक्ति को ए बी और सी को डायरेक्शन दे रहा है, तो ये राइट अप्रोच है, क्योंकि ऊपर एक ही व्यक्ति और नीचे 3 है। या मैं कह रहा हूँ 3 या नहीं तो 300 भी थे तो भी ये सही अप्रोच थी। लेकिन अगर मैं दूसरी रॉन्ग अप्रोच की बात करूं, यहाँ पे ऊपर 2 व्यक्ति हैं, 2 सुपीरियर है, और वो दोनों सुपीरियर ए को भी डायरेक्शन दे रहे हैं, बी को भी डायरेक्शन दे रहे हैं और सी को भी डायरेक्शन। तो उस ए बी सी के रिगार्ड में वहां पे कंफ्यूजन है कि सर मुझे इनकी माननी है या दूसरे व्यक्ति की माननी है। तो यूनिटी ऑफ कमांड कहता है ड्यूअल सबऑर्डिनेशन को रिमूव करना है, जिससे आपका कंफ्यूजन व्यक्ति के रिगार्ड में ना आए। देखते हैं According to Fayol, there should be one and only one boss for every individual employee. एक चीज और बता देता हूँ,
देखो बच्चे, मैं तो आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ बहुत बड़ी बड़ी, जिससे मैं आपको पूरा चीज को समझा पाता हूँ। अब आपने कहा सर एग्जाम में क्या जो आपने इतना बड़ा मुझे दो दो तीन स्लाइड की वो एक इसके ऊपर दिखा रहे हो, मुझे सारा लिखना है? नहीं, आपको इतना सारा नहीं लिखना, आपको समझना सारा है। इस समझने के बाद आप इसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, लेकिन कीवर्ड हमेशा लिखने जरूरी है। ये सारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सारा नहीं लिखना आपको, सारा तो इसलिए बताया जा रहा है जिससे अगर कल को इसके ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर केस स्टडी बन जाए तो हाँ आपको वो पॉइंट याद रह सके, वो लाइन आपको ध्यान आ जाए कि हाँ ये लाइन हमने कहीं ऐसे कहीं पढ़ी थी। बात समझ में आती है? तो सारा नहीं लिखना आपको, इसमें जो भी कीवर्ड आपको लगता है जिससे आपकी बात क्लियर हो सकेगा। और बाकी डिपेंड करता है नंबर के ऊपर, कि अगर एक नंबर में एक्सप्लेनेशन है तो आपको कितना लिखना है, 2 में तो 3 में, डिपेंड करता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू फ्यूल देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। एक ही बॉस होना चाहिए। इफ द एम्प्लॉय गेट ऑर्डर फ्रॉम 2 सुपीरियर, अगर एक एम्प्लॉय को 2 सुपीरियर से ऑर्डर मिलेगा एट द सेम टाइम पे, द प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड, तो यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे वायलेट हो जाती है, टूट जाती है। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट दैट ईच पार्टिसिपेंट इन एन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्डर फ्रॉम एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर। जहां से उसे आदेश आ रहा है उसे आपको क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स भी उसे आपका जो आपका रिस्पॉन्स है उसे वो रिस्पॉन्स भी सेम पर्सन को देना है। जैसे मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बिजनेस पढ़ा रहा हूँ, तो अकाउंट्स और बिजनेस का होमवर्क आप मुझे ही तो बताओगे। कल को आप अगर मुझे इकोनॉमिक्स का होमवर्क क्या है बताने लोगे तो मैं आपको मना कर दूंगा, मैं कहा बच्चे मैं तो आपको पढ़ा ही नहीं। या आप जो दूसरा टीचर आप उसे कहो सर मैंने अकाउंट्स का बिजनेस का होमवर्क कर लिया, तो वो कहेगा सर मुझे क्या करना है उससे। जो जहां से आपको आदेश आ रहे हैं रिस्पॉन्स भी आपको वहीं पे देना है। ठीक, कहते हैं द प्रिंसिपल रिजेंबल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रिंसिपल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन रिजेंबल करता है, क्योंकि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ड्यूअल सबऑर्डिनेशन नहीं होता। जैसे मैंने बताया था ना ये कि जवान को एक जगह से आदेश आते हैं। ड्यूअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड, ड्यूअल सबऑर्डिनेशन अवॉइड करना चाहिए। दिस इज टू प्रिवेंट कंफ्यूजन, क्योंकि इससे कंफ्यूजन प्रिवेंट होता है, कंफ्यूजन नहीं आता रिगार्डिंग टास्क टू बी डन कि हमें क्या काम करना है। ठीक, एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसी बात को एक और से। A sale person is asked to clinch a deal with the buyer and allowed to give discount of 10% by marketing manager। एक सेल पर्सन है, हमने उसे कहा कि आपको एक डील क्रैक करनी है और आप उस डील को क्रैक करने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट दे सकते हो। ठीक, अब सेल पर्सन जा रहा था, रास्ते में फाइनेंस मैनेजर मिल गया, बट द फाइनेंस डिपार्टमेंट टेल हिम नॉट टू ऑफर मोर देन 5%। अब रास्ते में वो व्यक्ति जा रहा था, रास्ते में फाइनेंस का व्यक्ति मिल गया। फाइनेंस मैनेजर ने कहा कहाँ जा रहा है, उसने कहा सर मैं तो डील क्रैक करने जा रहा हूँ और मुझे मेरे सेल पर्सन ने कहा है, वो सॉरी मार्केटिंग मैनेजर ने कहा है कि आप इस डील को करने के लिए आप डिस्काउंट दे सकते हो 10%। उसने कहा ना 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 10 नहीं देना, 5 देना है मैं कह रहा हूँ। उसने कहा सर लेकिन वो तो कह रहे थे 10, वो कह रहा मैं भी तो कह रहा हूँ 5, मैं भी सीनियर हूँ तेरा, वो भी सीनियर है तेरा। तो अब वो व्यक्ति के दिमाग में कंफ्यूजन है, कहता है अगर इसकी मान ली तो वो नाराज हो जाएगा, उसकी मान ली तो ये नाराज हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, पर्सन के रिगार्ड में कंफ्यूजन आता है कि उसके रिगार्ड में दोनों सुपीरियर है। देयर शुड बी नो यूनिटी ऑफ कमांड, यहाँ पे कोई भी यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति को 2 जगह से ऑर्डर मिल रहे हैं। एक कह रहा है 10% डिस्काउंट दे सकता है, दूसरा कह रहा है 5% डिस्काउंट दे सकता है, अब वो बेचारा किसकी माने। तो इन चीजों को सॉर्ट आउट किया जाता है अगर सेल डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सॉरी फाइनेंस डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन है। वो दोनों मिलकर बैठ के बात कर सकते हैं और फिर कह सकते हैं कि हाँ चलो ना तो 5 ना 10 एक काम करते हैं 7% पे डिस्काउंट अलाउड कर देते हैं। और वही बात सेल पर्सन को एक व्यक्ति बता दे, सेल पर्सन कंफ्यूज नहीं होगा। दिस कैन बी अवॉइड इफ देयर इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट, ये कोऑर्डिनेशन के थ्रू इसी को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। All the units of an organization should be moving toward the same objective through coordination and focus effort. Each group of activity have the same objective. Same objective must have one head and one plan. This unity, इसकी जो मेन काम की लाइन है वो कीवर्ड है वो है one head one plan. This ensures unity of action and coordination. इस बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। होंडा आपको पता ही है, होंडा मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, होंडा मोटरसाइकिल बनाता है, होंडा की आपकी शाइन आती है और भी होंडा की एक्टिव आती है, मतलब 2 व्हीलर बनाता है होंडा, ठीक है। और होंडा साथ साथ गाड़ी बनाता है, कार भी बनती है, 4 व्हीलर भी बनती है। तो होंडा इज मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल एज वेल एज कार, देन इट शुड हैव 2 सेपरेट डिवीजन फॉर ईच ऑफ देम। तो उन दोनों के लिए जहां पे कार बनती है उसके अलग डिवीजन होगा और जहां पे मोटरसाइकिल बनती है वहां पे अलग डिवीजन होगा। ईच डिवीजन शुड हैव इट्स ओन इंचार्ज। उन दोनों डिवीजन का जो मोटरसाइकिल और जो गाड़ी है उनका अलग इंचार्ज होगा, उनके अपने अलग प्लान होंगे और उनके पास अलग अलग रिसोर्सेज होंगे। भाई सीधी सी बात है ना, जिस व्यक्ति को गाड़ी की नॉलेज है उसे उतनी नॉलेज बाइक की नहीं हो सकती, या अगर हो सकती है लेकिन उस लेवल की उसे स्पेशलाइजेशन हासिल नहीं होगी, ठीक है जी। तो जो एक गाड़ी का इंचार्ज है उसके अपने अलग प्लान है, उनका प्लान है कि साल में हमें 1 लाख गाड़ी मैन्युफैक्चर करनी है, क्योंकि गाड़ी के अंदर ज्यादा स्पेयर पार्ट लगते हैं।
बाइक के अंदर अपने अलग स्पेयर पार्ट लगते हैं। बाइक वालों का टारगेट है कि हमें अपने इस साल के अंदर 5 लाख मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर करनी है, ठीक है जी। तो और उनके अलग अलग डिवीजन है, जो पार्ट गाड़ी में लगते हैं वो बाइक में नहीं लगते, जो पार्ट बाइक में लगते हैं वो गाड़ी में नहीं लगते। तो दोनों के रिसोर्सेज भी अलग अलग हैं, दोनों के इंचार्ज भी अलग अलग है। तो वो यही कह रहा है कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, अलग हेड होना चाहिए और उनका अपना अलग अलग प्लान होना चाहिए, ठीक। यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है। एग्जाम्पल फोटो देख सकते हैं, यूनिटी डायरेक्शन मतलब एक दिशा में आपको वर्क करना है, लेकिन उनका इंचार्ज एक होगा, जो ऊपर व्यक्ति बैठा है इंचार्ज है, और बाकी सब उसके आदेश का फॉलो करें। कह रहा है इधर को चलो तो इधर को चल पड़ो, ठीक। बस अभी के लिए इतना ही रखते हैं चैप्टर 2 में। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।